हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं सर्वांग समता के बारे में, जिसमें कि हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समरूपता को समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा पार्ट 2 होगा। मैंने आप लोग को पार्ट 1 बताया है, जिसमें कि त्रिभुज के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। त्रिभुज क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इस सभी को समझना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि हम लोग त्रिभुज चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। क्लास 10th में चैप्टर 6 में त्रिभुज चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। तो जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे वो मैं आप लोग को बताऊंगा, सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देख रहे हैं त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्वांग समता, जिसमें कि हम लोग आज सर्वांग समता तो पार्ट 1 आशा है आप लोग देख लिए होंगे। चलिए हम लोग सर्वांग समता को शुरू करते हैं। जो सर्वांग समता मेरा होता क्या है, अगर हम लोग सर्वांग समता का बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो वैसी आकृति सर्वांग सम होंगी जो एक ही माप की होंगी और उसका आकार भी समान होगा। यानी कि वैसी आकृति जिनका माप तथा आकार समान हो, वो हमारी आकृति क्या होगी, सर्वांग सम होंगी। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग सर्वांग सम समझ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो जब पार्ट 2 आएगा मेरा, यानी कि पार्ट 3 आएगा, जिसमें मैं आप लोग को समरूपता समझाऊंगा, तब वहां पे आप लोग को समरूपता भी समझ में आएगा और दोनों में अंतर भी पता चलेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस पार्ट को अच्छे से नहीं देखते हैं और नहीं सीखते हैं, सारे लाइन बाय लाइन वीडियो को नहीं देखते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग, जब मैं कल आप लोग को समरूपता बताऊंगा, सिखाऊंगा, तो फिर वहां पे आप लोग को समरूपता और सर्वांग समता में कंफ्यूजन बना रहेगा, जो कि बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन बना रहता है। आज ये देख लीजिएगा तो सर्वांग समता और समरूपता में क्या अंतर होता है, जी कैसे हम कह सकते हैं कि कोई सर्वांग सम आकृति समरूप हो सकती है, लेकिन समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं हो सकती है। वो कैसे होता है, नहीं होता है, वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी भी टीचर से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब यहाँ से देखते हैं सर्वांग सम के बारे में। तो जब दो वस्तुएं एक ही माप एवं आकार का हो तो ऐसी वस्तुएं सर्वांग सम कहलाती है। जैसे कि हम बात करें, यानी कि जब दो वस्तु एक ही माप का हो, यानी एक ही आकार का हो, और वो क्या हो जाएगा, तो सर्वांग सम होगा। और सर्वांग सम होने का तथा दो वस्तुएं के सर्वांग सम होने का जो संबंध होता है, वही हमारा सर्वांग समता कहलाता है। सर्वांग सम होने का जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है, सर्वांग समता कहलाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से रेखाखंडों की सर्वांग समता से समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और छोटा छोटा ही आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं 5 मिनट के अंदर इस वीडियो को 10 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। देखिए रेखाखंड की सर्वांग समता का अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो जब दो रेखाखंड समान माप के हो, जब दो रेखाखंड समान माप के हो, तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सर्वांग समता का चिन्ह ऐसे बराबर देके ऊपर में एक लकीर इस प्रकार से दे दीजिएगा, तो ये हमारा सर्वांग समता का चिन्ह हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर हम बात करें ये रेखा का, ए बी रेखा का, अगर ये ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर ही होगा और समान माप का है और आकृति भी इसकी समान है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ए बी समांतर, ए बी सर्वांग सम पी क्यू हो जाएगा। आशा है समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कोणों की सर्वांग समता को समझते हैं। कोण की सर्वांग समता क्या होगी, जब दो कोण का माप समान हो, जब दो कोणों की माप समान हो। अगर हम यहाँ पे बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होना चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होना चाहिए। तब ये दोनों कोण क्या होंगे, तो सर्वांग सम होंगे। जैसे कि कोण ए ओ बी सर्वांग सम, कोण पी क्यू आर। समझ में आ रहा है बाबू आप लोगों को भी? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कोणों की सर्वांग समता। अब हम लोग त्रिभुज की सर्वांग समता समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यदि किसी त्रिभुज की, मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा, त्रिभुज की सर्वांग समता का हम बात करते हैं। देखिए त्रिभुज की सर्वांग समता में उसके संगत शीर्ष, जैसे कि संगत शीर्ष का हम बात करें तो ए का हो जाएगा पी, बी का हो जाएगा क्यू और सी का हो जाएगा आर। संगत कोण यानी कि कोण ए का कोण पी, कोण बी का कोण क्यू, कोण सी का कोण आर। और संगत भुजा यानी कि ए बी का संगत भुजा पी क्यू, बी सी का संगत भुजा क्यू आर और ए सी का संगत भुजा पी आर, ये अगर समान हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। मैं आगे आप लोगों को त्रिभुजों के सर्वांग समता का संबंध, यानी कि सर्वांग सम होने का प्रतिबंध के बारे में, शर्त बताने के बारे में अभी बताऊंगा आगे आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हैं एस प्रतिबंध, एस प्रतिबंध, ए प्रतिबंध और RHS प्रतिबंध, सारे को मैं आप लोग को अभी एक्सप्लेन करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप लोग को यहाँ पे बस इसी पॉइंट को समझना है। अब हम लोग वर्ग की सर्वांग समता समझते हैं। अब जब मैं आप लोग को समरूपता समझाऊंगा तो आप लोग को वर्ग में समरूपता भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, जब यहाँ पे आप लोग सर्वांग समता को समझेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ग का सर्वांग समता क्या होता है। अगर कोई भी वर्ग है तो अगर उसकी भुजाएं समान हो, जब दो वर्ग आपस में उसकी भुजा समान होती है तो वो क्या हो जाते हैं हमारे, तो वो हमारे सर्वांग सम होते हैं। जैसे कि इसका अगर 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी 8 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। और आप लोगों को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4, ये 4, ये 4, यानी कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। यानी कि एक भुजा अगर 4 सेंटीमीटर हो तो ये चारों 4 सेंटीमीटर का है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये भी चारों 4 सेंटीमीटर का है, तो एक
ही माप का हुआ ना, तो जब एक ही माप का होगा और एक ही आकृति होगा तो वो दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांग सम होंगे, क्योंकि एक ही आकृति यानी कि वर्ग है तो वर्ग है, इसमें भी 4 हो जाए इसमें भी 4 हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वांग सम होंगे। लेकिन अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये इस प्रकार से वर्ग दे दे और एक त्रिभुज दे दे, क्या ये सर्वांग सम होगा? नहीं, इसकी आकृति समान नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये इसमें 4 हो जाए इसमें 3 हो जाए, तो इसलिए ये समान नहीं होंगे। आगे समझते हैं आयत की सर्वांग समता। वर्ग समझ गए होंगे आप लोग। आयत में सर्वांग समता में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो जब दो आयत की लंबाई और चौड़ाई समान होती है तो वो आपस में सर्वांग सम होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसकी भी लंबाई 5 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो तो इसकी भी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। यानी कि लंबाई ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, उसी प्रकार ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या कठिनाई नहीं हुआ होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसकी लंबाई और चौड़ाई समान माप की होगी, यानी कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर होगी और इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर तो इसकी चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो ये क्या होंगे, आपस में ये आयत सर्वांग सम होंगे। यानी कि ABCD सर्वांग सम आयत PQRS। समझ में आ गया बाबू। अब हम लोग समझते हैं वृत्त की सर्वांग समता। वृत्त देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, अगर समझ लेंगे तो आपको कठिनाइयाँ नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से वृत्त की सर्वांग समता, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या समान माप की हो, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या क्या हो, समान माप की हो। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 वृत्त दिया गया है, ठीक है। अगर इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान माप की हो, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर का हो तो अगर इसकी त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर का हो, अगर ये इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का हो तो इसकी भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का हो, तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे हमारे, तो सर्वांग सम होंगे। आशा है समझ में आ गया होगा वृत्तों की सर्वांग समता। ठीक है बाबू। अब हम लोग 2 त्रिभुजों के सर्वांग सम होने का प्रतिबंध के बारे में जानेंगे और उसे सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है यहाँ तक आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से समझिए SS प्रतिबंध को मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से देखिए SS प्रतिबंध क्या होता है। अगर हम लोग SS प्रतिबंध का बात करें तो ये होता है भुजा भुजा भुजा। ठीक है, S से साइड होता है इंग्लिश में, इसे हम लोग शॉर्ट करके SSS लिखते हैं। यहाँ पे भुजा भुजा लिखते हैं तो ज़्यादा स्पेस भी लगता, इसलिए हम लोग SS करके लिखे हैं, जैसे कि पता चल जाए आपको भुजा 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 प्रतिबंध। तो देखिए यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजा, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के माप के बराबर हो, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजा, यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। किस नियम से, SSS के प्रतिबंध नियम से। समझ में आ गया बाबू। SSS क्या होता है ये आप लोगों को आशा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजा तो दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के माप के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं हम लोग SAS यानी कि भुजा कोण भुजा। क्या समझेंगे, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। प्रतिबंध यानी कि शर्त होता है, यानी कि 2 त्रिभुजों के सर्वांग सम होने का क्या क्या शर्त हो सकता है वो समझते हैं बाबू। अब यहाँ से देखिए छोटा छोटा करके त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है ना, आप लोग लिख लीजिएगा अगर अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा तो, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कहीं से डरने की बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोग को क्लास 9th के अंदर इस सारे को हिंदी में बहुत ही अच्छे तरीके से डिफिनेशन के साथ भी लिखवाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास करूँगा, तो वहाँ से भी आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दूसरे नंबर में SAS भुजा कोण भुजा। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजा, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजा तथा उसके अंतर्गत बने कोण, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजा, जैसे कि यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा और इसके अंतर्गत बने कोण ये कोण, तथा दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा उसके अंतर्गत बने कोण आपस में बराबर हो या एक ही माप के हो तो वो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। थोड़ा आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगा मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन आप लोग को इसको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, और एक ही बार में कोई भी बच्चा हो कितना भी तेज क्यों ना हो वो समझ नहीं पाता है, उसे भी 2 बार 3 बार देखने की ज़रूरत पड़ती है। वो भी बार बार प्रैक्टिस करता है, अपने नोट्स पॉइंट को देखता है। तो आप लोग भी इसको लिखिए और बार बार देखिए। यहाँ से देखिए समझने का फिर से प्रयास कीजिए, मैं फिर से समझाता हूँ। यदि एक त्रिभुज की 2 भुजा, ये तो भुजा हुआ AB भुजा और BC भुजा, और इसके अंतर्गत बने कोण, यानी कि इस भुजा से और इस भुजा से कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, इसके अंतर्गत बने कोण तथा दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा, एक भुजा ये भुजा और इसके अंतर्गत बने कोण ये कोण अगर आपस में समान माप के हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। किस नियम से, SAS नियम से। S यानी भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से। समझ में आ गया बाबू।
ठीक है, अब हम लोग समझने वाले ए एस ए, कोण, भुजा, कोण। ये इस ए को हम लोग कोण के नाम से जानते हैं, यानी कि एंगल। इसे ए से क्या डिनोट होता है? एंगल, ANGL, एंगल मीन्स कोण। और साइड, SID, साइड मीन्स भुजा। अब यहाँ से ए ऐसे भुजा, कोण, भुजा, कोण, प्रतिबंध। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण तथा एक सेकंड, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण एवं संगत भुजा तथा दूसरे त्रिभुज की दो कोण एवं संगत भुजा आपस में बराबर, ये संगत भुजा हो गया। अगर मान लीजिए हम इस प्रकार से बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये कोण और ये कोण समान है, तो ये संगत भुजा होगा। और इसी प्रकार से ये और ये बराबर हो, और ये यानी कि ये भुजा संगत कोण, यानी किसी त्रिभुज की दो कोण तथा उसके यानी एवं संगत भुजा तथा दूसरे त्रिभुज की दो कोण एवं संगत भुजा समान माप के हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे हमारे? तो सर्वांगसम हो जाएंगे। आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आप लोग को समझना है यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाइएगा तब तक समरूपता आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और फिर मैं आप लोग को वहाँ पर साबित करने के बारे में भी बताऊँगा, थेल्स प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, थेल्स प्रमेय के विलोम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, उसके बाद कोण, बस क्या कहते हैं उसके एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये सारे को मैं आप लोग को साबित करके बताऊँगा। अब हम लोग RHS के बारे में जानते हैं। RHS प्रतिबंध क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अब यहाँ से देखिए, RHS प्रतिबंध का हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमने दो समकोण त्रिभुज बना रखा है। यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो यानी किसी समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज का एक कर्ण तथा एक दूसरा कोई भी भुजा होना चाहिए। ठीक है, एक कर्ण ले लेते हैं, तो कर्ण ये हो गया किसी भी समकोण त्रिभुज का। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण तथा एक भुजा तथा दूसरे समकोण त्रिभुज में एक कर्ण तथा कोई अन्य भुजा अगर समान माप के हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे AC बराबर होना चाहिए PR के, AC बराबर होना चाहिए PR के, AC बराबर PR हो मेरे प्यारे दोस्तों। ये AC क्या है? कर्ण है। यहाँ पे भी PR क्या कर्ण है, तो AC बराबर होना चाहिए PR के तथा कोई दूसरा भुजा, चाहे AB हो तो PQ के बराबर होगा, लेकिन BC हो तो QR के बराबर। ये दोनों में से कोई एक भुजा आपस में अगर बराबर है, अगर हम मान लेते हैं BC बराबर QR कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? तो सर्वांगसम हो जाएंगे। आशा है आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों जो सर्वांगसमता क्या होती है, सर्वांगसम क्या होता है, और सर्वांगसम यानी कि एक दूसरे के एक, मान लीजिए अगर हम लोग वृत्त के ही ऊपर एक वृत्त को रखते हैं और वो जो ज्ञात करने की विधि होती है वो हम लोग को अध्यारोपण विधि कहलाती है। ठीक है, सर्वांगसमता ज्ञात करने की विधि अध्यारोपण विधि कहलाती है। तो आशा है सर्वांगसमता आपको समझ में आ गया होगा। और पार्ट 3 में हम लोग समरूपता को समझेंगे, जिसमें कि उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को जो भी नोट्स पॉइंट लिखवाता हूं, आप लोग उसको कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए, जो आपको पढ़ने में, और जब आप लोग फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा, जो मैं बताता हूं उसको फेयर बनाते चलिए। अगर फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा एग्जाम से 1 महीने पहले, अगर आप लोग उसको पलटा के यानी कि एक बार देख के चले जाते हैं, तो गारंटी है मेरा आप 100 में 100 बना के आएंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना है।